So hello guys, welcome to Study Point and today we are discussing here the nationalism in India. नेशनलिज्म इंडिया की जब भी हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं लाइव क्लास है एक्चुअली और रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है क्लास के अंदर में, ठीक है। तो मेंटेन करके रखेंगे कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होता है। नेशनलिज्म इन इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो हिंदी में सबसे पहले समझ लेना कि किस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि कहां पर कौन कौन से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अकॉर्डिंग जो इंपैक्ट पड़े थे हमारे पास वो कौन कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा इस वाले पोर्शन का, उसमें बेटा दो चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन किस बेसिस पर आ सकता है कि इंपैक्ट कौन कौन से हुए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, ठीक है ना। अगर मैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करता हूं तो वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था हमारे पास वो स्टार्टिंग डेट थी 1913। कब थी बेटा? 1913। कुछ बुक्स में 1914 में मिल सकता है क्योंकि 1913 के एंडिंग में था और 1914 की शुरुआत थी हमारे पास में। तो 1913 से लेके 1918 तक हम लोग इसका क्या बोलते हैं टाइम पीरियड मानते हैं। कब से? 1913 से लेके और 1918 तक। एक और चीज को समझना, नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत के जो लोग हैं यानी इंडिया के बारे में। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फर्स्ट चैप्टर कौन सा था हमारे पास में? रशियन रेवोल्यूशन, है ना। तो रशियन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि रशिया के अंदर क्या क्या हुआ था। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर क्या क्या हुआ है। ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा हम लोगों को समझने के लिए क्योंकि यहाँ के जो प्लेसेस है उनको हम बहुत अच्छी तरह याद कर सकते हैं। जो डेट्स आप लोगों को दिक्कत होती है उस डेट्स को हम लोग पर्टिकुलरली वीडियोस के अकॉर्डिंग मेंशन करके लेके चलेंगे कहां पर आप लोगों को ये चीज याद करनी है। जो इंपैक्ट हुए थे वर्ल्ड वॉर के वो 5 इंपैक्ट मैंने लिखवा रखा है। अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब है कि अपने देश के लिए आपका प्यार। किसके लिए? अपने देश के लिए आपका प्यार। आप लोगों ने क्लास 9th में एक रोमांटिज्म, एक बच्चा बोल रहा था भी, है ना, रोमांटिज्म आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो रोमांटिज्म को जब मैं बात करता हूं तो वो भी क्या है? वो भी एक आपके देश के लिए वहां पर भी आप प्यार दिखाते थे। देश के लिए प्यार या अपने देश पर गर्व होना, ये चीजें नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस जो चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था भूमि हमारे पास कब स्टार्ट हुआ है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1913 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था हमारे पास में। और बेटा अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तो इसके अंदर में इंडिया इन्वॉल्व नहीं है हमारे पास। क्लियर ना? तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था। अगर मैं वॉर की बात करता हूं ना तो जो कंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल है और जो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है, दोनों कंट्रीज पे इंपैक्ट पड़ता है। चाहे वो ज्यादा पावरफुल हो चाहे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है हमारे पास। क्लियर ना? लेकिन दोनों पे इंपैक्ट पड़ता है, दोनों की पब्लिक्स पे इंपैक्ट पड़ता है, दोनों के सोल्जर्स पे इंपैक्ट पड़ता है, दोनों साइड की डेथ होती है हमारे पास में। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कौन कौन से इंपैक्ट हमारे पास में हुए थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो हमारे पास मेजर जो इंपैक्ट थे वो कौन कौन से थे सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा तो एक अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ एनसीईआरटी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1913 से लेकर 18 के बीच में चला था। इससे होने वाले जो इंपैक्ट थे उस टाइप के वो कौन कौन से थे? सबसे पहले द इंक्रीजिंग इनटू द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उस टाइम पर जितनी भी ब्रिटिश आर्मी थी उन सभी का जो बजट था ना वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया था। क्योंकि आपको पता है कभी भी कोई भी वॉर अगर की जाती है उसमें बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। खर्चे किस टाइप से होते हैं? खर्चे होते हैं बेटा हमारे पास में जो सोल्जर्स हैं उनके पास में जो गन्स है, हमारे पास गन्स हो गया, बॉम्ब्स हो गया, है ना, इन सभी चीजों को इकट्ठे करने के लिए उनको पैसे खर्च करना पड़ता है। क्या चीज? अपग्रेड करने के लिए। हाँ, अपग्रेड करने के लिए। और दूसरी चीज क्या है? सोल्जर्स को उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि उनको क्या क्या चाहिए। वॉर जो होता है वो 1 2 3 साल तक नहीं है, देखिए कम से कम 4 एंड नियर अबाउट 5 इयर्स तक कम से कम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी आपका चला हुआ है। तो 5 साल तक किसी युद्ध को लड़ना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पर उनका बजट बहुत ही ज्यादा कम हो गया। अब बेटा जब गवर्नमेंट में बजट कम होता है ना तो सबसे पहले क्या करती है पता आपको? वो आपका टैक्स इंक्रीज कर देते, कॉमन पीपल्स का टैक्स को इंक्रीज कर देते, क्योंकि टैक्स तो उस टाइम पे भी लेते थे। अच्छा, टैक्स की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे एक लगान फिल्म आ रखी है हमारे यहाँ पे, पता आपको? लगान में जो लगान लिया जाता है ना उसी को टैक्स बोला जाता है। एक्चुअली मूवी को देख के तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो इनलीगल फॉर्मेलिटीज है हमारे पास में, नहीं लेना चाहिए हमारे पास, ठीक है। लेकिन टैक्स को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ इनलीगल प्रॉपर्टी में तो इनलीगल तो है भाई, मैं कमा रहा हूं तो अपने लिए कमा रहा हूं ना, तो वो चीज है। लेकिन अगर मैं कमा रहा हूं और मुझे फैसिलिटीज चाहिए तो मुझे अपने ओवर इनकम का क्या करना पड़ेगा? कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा बेटा? जिससे मुझे अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, अच्छी रोड्स मिलेंगे, अच्छे पार्क्स मिलेंगे, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा हम अपनी कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए टैक्स पे किया जाता है और टैक्स एक लीगल फॉर्मेलिटीज में हम लोग इसको इंक्लूड करने लगे। अच्छा, वहां पर क्या हुआ जब इंक्रीज होने लगा ब्रिटिश जो डिफेंस थी, डिफेंस मतलब वहां की जो आर्मी थी, आर्म फोर्सेस थी, वो क्या होने लगी? बहुत ज्यादा खर्चा करने लगी। करने क्या लगी? मतलब बहुत ज्यादा खर्चा होता ही है युद्ध में। तो वहां पर ब्रिटिश आर्मी एज द फाइनेंस
by the introducing to the income of the tax and increasing the tax into the India। और इंडिया के अंदर भी क्या करने लगे, टैक्स को बढ़ाने लगी। अगर मैं एक चीज और बताऊं आपको, इंडिया में क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और उस टाइम पे जो इंडिया था उसके अंदर में ब्रिटिश रूल चला करते थे। कौन चला करते थे? ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश जो रूल थे हमारे पास, वो इंडिया के अंदर जब रन हुआ करते थे, तो इंडिया के अंदर में अगर मैं ब्रिटिश रूल की बात करता हूँ ना, तो कॉलोनियल रूल चला करता था। कौन सा रूल चला करता था? कॉलोनियल रूल चला करता था, ठीक है। तो इसी कॉलोनियल रूल को हटाने के लिए इंडिया में जो चलाया गया उसको कहते हैं हम लोग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ठीक है। ये चीज चलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग लीडर्स आए थे हमारे इंडिया के अंदर में, और उन सभी लोगों ने इस चीज को अपग्रेड किया था। लेकिन सबसे पहले जो फिलोसफर थे वो गांधी जी थे, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आफ्टर द पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि इंडिया के अंदर में ब्रिटिश रूल चलता करता था, तो वॉर के टाइम पे इनका खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्होंने इंडिया पर टैक्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इंडिया का पे जो टैक्स लगता था वो किस पे लगता था? कॉमन पीपल्स पे लगता था। जैसे फार्मर्स हो गए हमारे पास, नॉर्मल लेबर्स हो गए हमारे पास, क्लियर है ना। क्योंकि ब्रिटिश रूल यहाँ पर ये था कि यहाँ से सभी चीजों को लेके और वो लोग कहाँ चले जाते थे? इंग्लैंड की साइड को मूव कर दिया करते थे, क्लियर है ना हमारे पास में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या करने लगे? टैक्स को इंक्रीज करने लगे इंडिया के अंदर में। यहाँ तक ना टैक्स इज गोज टू इंक्रीज इन इंडिया, ठीक है। जब ब्रिटिश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो ब्रिटिश का जो एक्सपेंडिचर जो था डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो जब बढ़ने लगा तो इन्होंने इंडिया में टैक्स को इंक्रीज कर दिया। सेकंड पॉइंट इज देयर, through the war the years of the princess income is doubling into the 1913 and 1918 caused to the hardship फॉर दी कॉमन पीपल। अब जो लोग थे ना हमारे पास में बहुत जेन्युइन, जो अगर मैं कॉमन पीपल्स की बात करता हूँ, तो इनकी जो हार्डशिप थे हमारे पास, इनकी जो कठिनाइयां थी वो बढ़ने लगी। वो इसलिए बढ़ने लगी भाई, कोई टैक्स को इंक्रीज कर देगा आपके। अगर आपसे कोई 10 रुपए लेता था, 20 रुपए एकदम अचानक से लेने लगा, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आपके ऊपर एक स्ट्रेस हो जाएगा, एक प्रेशर आ जाएगा कि आपको कितना आप टैक्स इंक्रीज करके देना है। तो ये चीज प्रेशराइज में इंडियन जो कॉमन पीपल्स थे वो सभी लोग आ गए इधर पे, ठीक है। जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है वॉर से, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे रूल कर रही है हमारे पास में, और हमें रूल नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम पर भी रूल कर रही है, और उसके बाद हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। उसका एक ही मतलब था कि हम लोग उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा वीक थे, स्ट्रांग नहीं थे बहुत ज्यादा, और वो हमारे सामने बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अगर हमें अपनी लाइफ को सर्वाइव करना था तो उनके रूल्स को फॉलो करना होता था, क्लियर ना। तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फोर्स टू रिक्रूटमेंट ऑफ द विलेजेस टू कॉलोनियल स्टेट्स। यानी कि अब हमारे पास में क्या होने लगा कि ये फोर्स करने लगी, ये कॉमन पीपल्स को फोर्स करने लगी, आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करो यहाँ पर। और आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब जापान में जो हिटलर था ना हमारे पास में, तो उस टाइम पर भी यही केसेस हुए थे हमारे पास में कि वो लेके जाते थे, उठा के लेके जा रहे थे कि आओ आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करो। क्योंकि जब वॉर होगा हमारे पास में, तो हमें पीपल्स की, सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो लोग बिल्कुल ही हमारे घर से, और मेरी मर्जी नहीं है फोर्स में जाने की, लेकिन तब भी वो क्या था, वो घर से उठा के आपको ले जाएगा वहां पर, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इंपैक्ट करेंगे। एक बार देख लीजिए वीडियो में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसके बाद में क्या हुआ हमारे पास में, देखना, जब मैंने देखा कि यहाँ पर भाई जब ये आर्म फोर्सेस को रिक्रूट करने लगे, तो विलेजर्स इस लोगों को लेके जाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो यानी कि दे फोर्स टू ज्वाइन द आर्मीज, क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज देयर, द क्रॉप फेलियर इनटू द मेनी ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया रिजल्टेड इनटू द फूड स्टोरेज। ये फूड है हमारे पास में, यानी कि फूड शॉर्टेज, सॉरी यहाँ पर है ना। यानी कि अब क्या होगा, धीरे धीरे जब वॉर होता है ना, वॉर का इंपैक्ट केवल एक पीपल्स पे नहीं पड़ता बेटा, किसी भी कंट्री के पीपल्स पर नहीं, लैंड पर भी पड़ता है वहां पर। और लैंड पर क्या होता है? ग्रोइंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जो फसल उग रही है उस फसल पर अगर कोई एटॉमिक बम गिर गया, या फिर कोई अगर ऐसा वॉर होता है, तो उस टाइम पर कोई भी लैंड को नहीं देखता है, घर भी खत्म हो जाते हैं, तो खेत भी वहां पर खत्म हो गए। तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर बहुत ही ज्यादा हमारे पास क्रॉप्स एंड फेलियर, यानी कि सूखा भी पड़ गया था वहां पर, ठीक है। सूखा भी बोल सकते हैं कि सूखा पड़ने से भी वहां पर फसल बहुत ज्यादा नष्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो गया था? फूड शॉर्टेज हो गया था। क्या हो गया था बेटा? फूड शॉर्टेज हो गया था। यानी कि लोगों को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा था, 2 या 3 टाइम का जो खाना होता है भरपेट, वो नहीं मिल पा रहा था, जिसको फूड शॉर्टेज का नाम दिया गया ऑन द वर्ल्ड वॉर, क्लियर है ना। लास्ट पॉइंट इज देयर, 12 to the 13 million people are died due to the famine and the epidemics, ठीक है। अब इस पूरे दर्दनाक माहौल में, यानी कि सूखे से और कुछ बीमारी से बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिनको हम लोग 12 to 13 मिलियंस में काउंट करते हैं। मिलियन आप लोगों को पता है क्या चीज होती है? मिलियन पता है ना। 1 मिलियन कितना होता है बेटा? 10 लाख। 10 lakhs को 1 मिलियन बोला जाता है इंडिया के अंदर में। और अगर यहाँ पर देखो तो ये करीबन 1 करोड़ 20 lakhs के आसपास जो पीपल्स थे वो उस टाइम पे डाई कर गए। तो ये चीज हमारे पास इंपैक्ट पड़ा था किसका? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, क्लियर है ना।
इंडिया पर ये इफेक्ट पड़ा हुआ है और किसी कंट्री पर नहीं, जबकि हमारा तो मतलब ही नहीं है। सपोज करो लड़ाई 2 कंट्री के बीच में हो रही है, 10 कंट्री के बीच में हो रही है उस टाइम पर, ठीक है, लेकिन इंडिया को इंपैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ब्रिटिश रूल यहां पर चल रहा था। और जब ब्रिटिश रूल यहां पर चल रहा था, उनको वहां से प्रेस्टाइज, तो वो लोग हम पे क्या कर रहे थे, हमारा रेवेन्यू बढ़ा दे रहे थे, जिससे हम लोग देते कहां से भाई, हमारी क्रॉप्स तो मर गई है सब, तो हम लोग कहां से देते इस चीज को, है ना। तो ये चीज वो लोग नहीं सोच रहे थे। इसी को बोला जाता है कि जब कंट्री फ्रीडम या डेमोक्रेटिक नहीं होती है तो ये रूल हमारे पास में आते हैं। इसके बाद अचानक से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर जैसी 1918 में फिर हो रहा था, या फिर उससे बढ़ रहे थे जब आगे को हम लोग, तो फिर क्या हुआ, उसी टाइम पर जो एंट्री होती है हमारे यहाँ पे एक लीडर की होती है जिसको कहते हैं महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के बारे में आप लोग समझना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो केवल इसी बेस पर आ सकता है, द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन इंडिया। क्लियर है, तो वो 5 इंपैक्ट इनको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? यस। जब इंडिया में गांधी जी पहुंचे थे तो इंडिया की गांधी जी की स्टोरी सुन लेना पहले, एक नई वीडियो बनाएंगे गांधी जी के ऊपर में, लेकिन जितना मैं जानता हूं उतना इस चीज को समझ लेना, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा माइक पे से बैठ जाता, आराम से बैठ। तो क्या हुआ हमारे पास में, देखना, गांधी जी जो आए थे हमारे पास, गांधी जी कहां से आए थे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से। कब आए थे, 1915 में। कब आए थे, 1915। जब 1915 में आए ना, तो जब पैर रखा, जब वो नीचे उतरे जैसी ट्रेन से, तो ट्रेन से नीचे उतरते पता उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा यार ये क्या चीज है, वकालत करके आए थे एक्चुअली में वो, और वो जानते थे कि क्या क्या हमारे पास में क्या क्या डेमोक्रेटिक फंडे होते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या किस कंट्री के पीपल्स का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ फ्रीडम होता है हमारे पास, ठीक है। तो इन चीजों को उन्होंने देखा, यार इंडिया में तो बहुत ही गलत हो रहा है, यहाँ पे तो गोरे और काले का फर्क हो रहा है, यहाँ पे यानी ब्लैक पीपल्स एंड व्हाइट पीपल्स, है ना। पहले ब्लैक पीपल्स का था, हाँ, जैसे साउथ अफ्रीका में भी था, तो गांधी जी को भी एक बार भगा दिया गया था वहां से। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास में। तो स्टूडेंट्स, जब गांधी जी यहाँ पर आए तो गांधी जी ने इनके खिलाफ 3 अलग अलग टाइप से क्या किए, मूवमेंट्स किए, ठीक है, 3 अलग अलग मूवमेंट। और उन्होंने बोला भाई इस मूवमेंट को एक नाम देना पड़ेगा, और वो न्यू आइडियोलॉजी जो गांधी जी ने दी थी यहाँ पर, उसको कहते थे हम लोग क्या, द न्यू आइडिया ऑफ द सत्याग्रह। क्या बोला करते थे, सत्याग्रह। अगर मैं सत्याग्रह की बात करता हूं तो सत्याग्रह एक आंदोलन था बेटा, जिसका मतलब होता था सत्य की ओर। क्या होता था, सत्य की ओर, यानी कि द पाथ टू गो ट्रूथनेस, ठीक है ना। हमारे पास में अगर मैं बात करता हूं सत्याग्रह की ओर, तो सत्याग्रह को याद रखना बेटा, सत्याग्रह वो आंदोलन था हमारे पास में जो लोगों के लिए गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे हमारे पास, ठीक है। अलग अलग टाइप के रेवोल्यूशन किए गए थे। अगर अब मैं गांधी जी की बात करता हूं तो गांधी जी कुछ हद तक नहीं बेटा, बहुत ही हद तक बहुत अच्छे थे। नाथुराम गॉडसे जिन्होंने उन पे गोली चलाई थी जो, तो नाथुराम गॉडसे को फर्क नहीं नजर आ रहा था, उसको एक ही चीज बुरी लगी जिसकी वजह से उन्होंने किल कर दिया। लेकिन ये कभी भी हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने में नहीं आए थे। 2 नेशन थ्योरी जो बोली जाती है इनके ऊपर में भी, वो भी इनका कोई विचार नहीं था। 2 नेशन थ्योरी जब इनके सामने प्रपोजल आया तो इन्होंने बोला एज यू लाइक, क्लियर है ना। तो वो एक अलग ही फंडा है हमारे पास में। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था हमारे पास में, तो सत्याग्रह आंदोलन में 3 इन लोगों ने बात की थी बेटा। ये 3 के 3 मैप में भी आ सकते हैं, ये 3 के 3 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आएगा आप लोगों के सामने, ठीक है। सबसे पहले 1916 में जो आंदोलन चला था, इसको चंपारण से चलाया गया था। चंपारण जो कि बिहार में एक प्लेस है आपका, क्लियर है ना। बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट से जो प्लांटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आंदोलन वहां पर किया गया था। दूसरा जो मूवमेंट चलाया गया था बेटा, वो चलाया गया था 1917 में, दैट इज कॉल्ड खेड़ा इन गुजरात। यानी कि गुजरात के अंदर एक खेड़ा है शहर, जिसमें नॉन रेवेन्यू कलेक्शन चलाया गया था। नॉन रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब समझना बेटा, जब किसान की फसल ही खत्म हो गई थी पूरी की पूरी, तो वो कहां से टैक्स को पे करता, क्लियर है ना। तो नॉन रेवेन्यू का मतलब था किसानों से कोई भी रेवेन्यू या टैक्स ना लिया जाए, क्योंकि उनके पास में कोई भी फसल अब बची नहीं है। तीसरा इंपैक्ट आया हमारे पास में 1918 का, दैट इज कॉल्ड अहमदाबाद, गुजरात के अंदर में। कहां पर था, अहमदाबाद गुजरात के अंदर में, ठीक है। दिस इज नोन एज अ कॉटन मिल वर्कर्स, यानी कि कॉटन मिल वर्कर्स स्ट्राइक पे बैठे हुए थे अपने वेजेस को लेकर। तो ये गांधी जी उस टाइम पर बिहार में थे, और बिहार से भागते भागते सीधे कहां गए, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में इन्होंने सपोर्ट किया उन कॉटन मिल वर्कर्स को जो उधर पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। तो गांधी जी ने बेटा इतना स्ट्रगल किया, और इतने स्ट्रगल से इनकी छवि इतनी ज्यादा बन चुकी थी अब इंडिया के अंदर में कि एक बहुत बड़ा नाम हो गया था रेवोल्यूशनरी के रूप में हमारे पास में, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास टोटल स्टोरी थी कि वर्ल्ड वॉर कहां हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन की बात करता हूं तो देखिए मैंने कहां पर आपको क्या क्या चीज समझाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म इन इंडिया जो था हमारे पास में, वो कहां से स्टार्ट हुआ था बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया। सभी लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागी, और सभी लोग स्वतंत्र होना चाहते थे, सभी लोग फ्रीडम को लेना चाहते थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री बनाना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हम सभी लोगों को इससे लड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन में सबसे पहले गांधी जी आए। गांधी जी जो थे हमारे पास में बेटा, वो हिंसा पर भरोसा नहीं रखते थे, वो अहिंसावादी थे हमारे
हमारे पास में, ठीक है। यानी कि वो मार लड़ाई वड़ाई नहीं क्या करते थे, वो नॉन वायलेंस करा करते थे। क्लियर ना हमारे पास में। तो इस तरीके वाली थॉट्स को डेवलप करना और इंडिया के अंदर में इन चीजों को जगाने वाले बहुत सारे ऐसे हमारे पास लीडर्स आए, लेकिन गांधी जी की मेंटेलिटी बिल्कुल ही अलग थी और अच्छे लेवल पर थी। सत्याग्रह आंदोलन को जब चलाया गया तो 3 तरीके से 1916, 17 एंड 18 में। 16 में जो था वो चंपारण बिहार में जो हमारे पास मूवमेंट चलाया गया था, और 17 में उस मूवमेंट का नाम था प्लांटेशन सिस्टम, और दूसरा जो था खेड़ा गुजरात में 1917 में, जिसका नाम था नॉन रेवोल्यूशन कलेक्शन, और तीसरा था हमारे पास 1918 अहमदाबाद यानी गुजरात कॉटन माइल वर्कर के बारे में हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक की बात करेंगे गाइस दूसरे वाली वीडियो के अंदर में, इस वीडियो में मुझे लगता है लेक्चर सफिशिएंट है ना, कभी सफिशिएंट है नहीं है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो करेंगे किसके बारे में, रॉल्ट एक्ट 1919, सबसे बड़ा जो एक्ट था हमारे पास में रॉल्ट एक्ट, और कैसे लगा, हम लोगों ने क्या सैक्रिफाइस किया इस चीज में, है ना, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो पूरी वीडियो देखना एक बार, और अपने क्लासमेट्स को भी इसको शेयर करते रहना। एक बार बच्चों की फोटो भी दिखा दो आराम आराम से, फोन को हटा के दिखा लेना।